पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे इकोसिस्टम के बारे में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं और वॉर रूम में जिस तरह से काम किया जाता है, कहां से कमांड आती है, किसके पास अकाउंटेबिलिटी होती है, इन सब चीज़ों पे विस्तार से बात करेंगे। और अनएडिटेड के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत, कौन है पर्दे के पीछे का हीरो। सब ये कह रहे हैं कि अमित शाह की रणनीति, प्रधानमंत्री मोदी का कुशल नेतृत्व और शुवेंदु अधिकारी के एग्रेसिव भाषण, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, या फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा की बात करें। लेकिन आज उस व्यक्ति के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बात करने के लिए मेरे साथ चंदन जी मौजूद हैं। चंदन जी, आप जरा बताइए कि आज बंगाल में वो कौन सा चेहरा था जो पर्दे के पीछे बैठ के इस पूरी भूमिका को निर्णायक भूमिका के रूप में अंजाम दे रहा था। दीपक, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी जो 3 नाम गिनाए, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुवेंदु अधिकारी, इन्हें तो सभी लोग जानते हैं और इस जो भाजपा की प्रचंड जीत के लिए इनको सभी लोग क्रेडिट भी दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये सभी फ्रंट फुट के खिलाड़ी हैं। ये फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे, यानी पर्दे के सामने किए। कई ऐसे हीरो होते हैं ना जो पर्दे के पीछे भी होते हैं और उनकी पूरी प्लानिंग चल रही होती है और उनकी प्लानिंग के तहत ही पूरा खेल हो रहा होता है, पूरी तैयारी चल रही होती है। आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ सुनील बंसल की। सुनील बंसल एक ऐसा नाम है जो कि भाजपा के लिए काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे रह के पूरी रणनीति तैयार करते हैं। ये एक वो नाम है जो बेसिकली माइक्रो मैनेजमेंट पे काम करता है। वो सीधे सीधे कहते हैं, मुझे मंच नहीं चाहिए, मुझे भाषण देने की ज़रूरत नहीं है और मैं भाषण से जीत दिलाने के फेवर में नहीं रहता हूँ। मेरे को तो बूथ मैनेजमेंट का मैं खिलाड़ी हूँ। बूथ से ही चुनाव लड़ा जाता है, वोटर्स वहीं आते हैं और वहीं लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर जीत दिलाई जाती है। तो वो पूरी इसी रणनीति पे काम करते हैं। और बंगाल में हम जो बात कर रहे हैं, बंगाल की जो लड़ाई है, आज भाजपा जीत गई है तो हम सभी लोग हर तरह की बातें भी कर रहे हैं कि इसके पीछे की कहानी भाजपा ने काफ़ी मेहनत करी है, इसमें नो डाउट है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि चुनाव जब करीब आता है तो पार्टी वहाँ पहुँचती है और रैलियाँ होती हैं और प्रचार करता है। लेकिन दीपक, मैं आपको बता दूँ, ये तैयारी की जो पटकथा थी, इस जीत की पटकथा 2021 के चुनाव के बाद ही लिखी गई थी और उसके बाद ही ये सब सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। और अगस्त 2022 की मैं बात बताऊं, ये डेट इसलिए मैं, ये महीना और साल इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट है कि अगस्त 2022 में ही भाजपा ने ये तय कर लिया था कि मुझे बंगाल का चुनाव जीतना है, तो उसके लिए हमारी रणनीति क्या होगी, और उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है उन्होंने सुनील बंसल को दी। और तब से सुनील बंसल जो है वो पश्चिम बंगाल में ही डेरा जमाए हुए हैं और बहुत जमीनी स्तर पर वहाँ पर काम कर रहे थे। दीपक, देखिए, सुनील बंसल के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि छात्र राजनीति यानी कि एबीवीपी के जो छात्र राजनीति करते हैं या एबीवीपी में जो चुनाव लड़ते हैं, चाहे विश्व भर की बात कर ले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगर हम बात करें, तो सुनील बंसल ने वहां से अपनी राजनीतिक या संगठन राजनीति को अंजाम दिया, वहां से शुरुआत की। 2014 का लोकसभा जब चुनाव लड़ा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो सुनील बंसल ने वहां पर एक तरह से चाणक्य की भूमिका निभाई। अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई थी पूरे देश की कि वो अपने ढांचे को तैयार करें, लेकिन सुनील बंसल एक ऐसा नाम, लो प्रोफाइल और हाई इंपैक्ट इनके बारे में कहा जाता है। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं इंपैक्ट प्लेयर, तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में सुनील बंसल कभी भी आपको मीडिया में नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल ना वो, जैसा कि चंदन जी ने बताया कि भाषण नहीं देते, तो वो भाषण नहीं देते, लेकिन जैसे बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता काम करता है उनको मैनेज करना, यानी कि पन्ना प्रमुख जो होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मैनेज करना। इस चुनाव में भी एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि आपने पहले फेज के दौरान देखा होगा कि बहुत सारे लोग भारी मात्रा में वोटिंग करने आए और ये भारतीय जनता पार्टी ने ये इनकम्बेंसी को ऐसे बना दिया है कि प्रो और एंटी, यानी कि अगर ज्यादा मतदान होता था तो आज से पहले यह समझा जाता था कि वो सरकार जा रही है। बिल्कुल। लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन राज्यों में, वहां पर सुनील बंसल ने इस तरह का एक दिमाग, एक माइंड गेम ऐसा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर रिपीट भी करती है वो सरकार, तो भी मतदान का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो बंगाल में जिस तरह से 93% और 92% सेकंड फेज में जो वोटिंग हुई, उसका पूरा क्रेडिट अगर देखा जाए तो सुनील बंसल को ही जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक डर था लोगों के अंदर कि बाहर नहीं निकल के आएंगे, तो वो अंदर जो भय मुक्त किया, उनके अंदर अगर ये जान डाली, सुनील बंसल ने ही डाली, बिल्कुल लो लेवल पर जाकर। बिल्कुल। देखिए, सुनील बंसल
कि जो मैंने आपको बताया कि जो बूथ मैनेजमेंट पे काम करते हैं, जो छोटे छोटे लेवल पे भी काम करते हैं, तो सबसे बड़ा जो काम होता है कि लोगों को घर से बाहर निकाल के वोटिंग सेंटर तक पहुंचाना। ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भयमुक्त करने की जो जिम्मेदारी थी, पर्दे के पीछे वो अच्छी तरह से निभा रहे थे। लोगों को कन्विंस करना, वोटर्स को कन्विंस करना कि आपके लिए इस बार वोट देना क्यों इंपॉर्टेंट है, सत्ता बदलना क्यों इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लोगों को कन्विंस करके अपने उनके फेवर को भी बदलना, उनका भरोसा जीतना। तो सुनील बंसल इसमें माहिर है। आपने अमित शाह की बात की, जब 2014 लोकसभा की बात की है, मैं आपको बता दूं कि जब 2014 की लोकसभा के लिए यूपी की जिम्मेदारी जब प्रमुख रूप से अमित शाह ने खुद स्वयं संभाली थी कि यूपी से मुझे ऑलमोस्ट पूरा यूपी मुझे जीतना है, वो जब अपनी टीम तैयार कर रहे थे अमित शाह को, तब सुनील बंसल पे नज़र पड़ी थी। यानी उनकी जो क्षमता थी, सुनील बंसल की क्षमता, अमित शाह ने उसी वक्त पहचान ली थी और तब से अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाने लगे सुनील बंसल। और यही कारण है कि जब भी कोई बहुत बड़ा चुनाव होता है या भाजपा कोई रणनीति तैयार करनी होती है तो अमित शाह की कोर टीम के सदस्य हैं ये। दीपक देखिए, सुनील बंसल के बारे में एक चीज़ और मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने भी जब 2019 का लोकसभा चुनाव कवर किया तो बरेली में हम एक चुनावी जनसभा थी वो कवर कर रहे थे। उस टाइम पर हमें वहां पर दिखाई दिया कि सुनील बंसल जो बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष थे, उन सभी के साथ एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में अमित शाह भी मौजूद थे। बिल्कुल, सुनील बंसल ने वहां पर, ऐसा नहीं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हैं तो उनके फेवर में ही रहते हैं, ये कभी कभी कार्यकर्ताओं की क्लास भी लगा देते हैं। और वो क्लास उन्होंने कैसे लगाई कि उन्होंने आईटी सेल कि जो अध्यक्ष बने हुए थे नगर नगर और जिले जिले वाइज, उन लोगों को अचानक से खड़ा किया और खड़ा करते ही उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री की 5 बड़ी योजनाओं के बारे में बताइए। इंस्टेंट एक्शन हुआ, 80% आईटी सेल के अध्यक्ष को निकाल दिया गया था। बताइए, ये क्वालिटी सुनील बंसल की आपको दिखाई देगी। और ये यहां से नहीं आई है, जब ये एबीवीपी के साथ जुड़े हुए थे, हाँ, वहीं से ये क्वालिटी उनके अंदर आई है। अगर सुनील बंसल की बात की जाए तो उनको अपनी टीम, एक ऐसी टीम चाहिए कि उनको अपनी टीम में हर एक खिलाड़ी विराट कोहली की तरह चाहिए, 100%। जो बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग हर तरीके से सक्षम हो। ये इसलिए भी जरूरी है, जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। एक स्ट्रांग टीम होना क्यों जरूरी है। अगर आप कोई किसी भी बड़ी लड़ाई को आप कभी भी बिना मजबूत टीम के सहारे आप नहीं जीत सकते। टीम में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं, लेकिन चीज़ें आसानी से होती नहीं है। सामने से सब कुछ आसान दिखता है, लेकिन जो पीछे का खेल होता है, पीछे की जो मेहनत होती है, उसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो वही जो उसको देख पाता है वही तो लीडर होता है, और वही अपनी टीम की क्षमता को पहचानता है और उसको आगे बढ़ाता है, और फिर जो पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को वो कन्वर्ट करता है और वो दिखाता है वो। दीपक देखिए, एबीवीपी से इन्होंने शुरुआत की, एबीवीपी से रहते रहते ये गए आरएसएस की तरफ, और संगठनात्मक जिम्मेदारियां जो थी वो सुनील बंसल के पास पहुंची। अब इनके बारे में थोड़ा सा बंगाल का टच और ये भी बता देते हैं कि इनका और कनेक्शन क्या क्या है। सुनील बंसल बेसिकली कहा जाता है कि कोटपुतली यानी कि राजस्थान के इलाके से आते हैं। बिल्कुल, कोटपुतली या जयपुर, अलग अलग इलाके, कंफर्मेशन नहीं है कि वो किस इलाके के हैं, लेकिन है बेसिकली राजस्थान से। लेकिन ये कहा जाता है कि इनका एक पैतृक गाँव भी है जो पश्चिम बंगाल में माना जाता है। अब जिम्मेदारी की बात करते हैं, 2014, 19, 17 और 22 इन साल के अंदर इनको जिम्मेदारी मिली अलग अलग। बिल्कुल, उसके बाद इनको जिम्मेदारी मिली उड़ीसा की भी। बिल्कुल, उड़ीसा में आप देखिए कि अंग बंग की जो बात करते थे, रैलियों में बात करते थे, तो उसकी प्रमुख जिम्मेदारी जो थी सुनील बंसल के पास। बिल्कुल, सुनील बंसल ही वो, ऐसे नाम इसमें मंत्री बताना सही नहीं रहेगा किसको, लेकिन सुनील बंसल ही वो ऐसे संगठन के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने ही 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कई मंत्रियों के नाम सजेस्ट किए थे जो ब्यूरोक्रेसी से आते थे, जो आईटी सेक्टर से आते थे, जिन लोगों को आज मंत्री भी बनाया गया। बिल्कुल, और जो आज सक्षम रूप से काम भी कर रहे हैं। तो सुनील बंसल की पहचान, सोच और परखने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग हुई एबीवीपी से हुई। एबीवीपी आपको पता ही है कि किस तरह से संगठनात्मक रूप में काम करता है। आरएसएस की बात कर ले तो आरएसएस में भी यही होता है कि राष्ट्र हित को प्रथम रखा जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति विशेष नहीं, चेहरा नहीं, आप बस काम करते जाइए। तो उनकी जो ट्रेनिंग हुई है सुनील बंसल की, वो आरएसएस और एबीवीपी जैसे संगठनों के साथ हुई है, जिसकी वजह से बाद में इनको बीजेपी में महामंत्री बनाया गया। बिल्कुल, और आप एक चीज और समझिए कि चुनाव राज्य का प्रभारी होना एक अलग है, लेकिन नेशनल बॉडी का प्रभारी है ये। बिल्कुल, राष्ट्रीय महासचिव है ये। पार्टी में आज राष्ट्रीय महासचिव है। मैंने आपको भी बताया 2022 में इनको जब प्रमोट किया गया, प्रमोट करके राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद इनको पश्चिम बंगाल भेजा गया था। वो तब से, अब देखो इन्होंने कितनी मेहनत की है। मैं आपको छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ कि पिछले 2 साल की बात करूँ, पिछले 2 साल में सुनील बंसल ने पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा है, उन सभी क्षेत्रों का दौरा किया है। और उन सभी क्षेत्रों में कम से कम सुनील बंसल ने
पर्सनल लेवल पे 3000 मीटिंग्स की हैं कम से कम। अब ये 3000 मीटिंग छोटी मोटी मीटिंग नहीं होती है। बूथ लेवल पे लोगों से बात करना, कार्यकर्ताओं को से बात करना, उनकी समस्याओं को सुनना समझना, लोकल लेवल की क्या परेशानी है, क्या है दिक्कतें, उसको समझना और फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करना। वो सीधे कहते हैं माइक्रो बूथ मैनेजमेंट। यही मेरा हथियार है और यही करना चाहिए, तभी आप कभी भी किसी भी कार्यकर्ता या वोटर्स के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और समझनी होगी कि जब बंगाल के परिणाम सामने आए तो जो इलेक्शन कमीशन द्वारा एक मैप बनाया जाता है जहां पर दिखाया जाता है कि किस पार्टी किस क्षेत्र में किस पार्टी का होल्ड है। अब हम लगातार आपको बंगाल चुनाव के दौरान एक चीज बता रहे थे कि नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल दोनों के बीच में कांटे की टक्कर थी। साउथ बंगाल जो है वो टीएमसी का गढ़ कहा जाता था, उसकी जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी के पास थी। नॉर्थ बंगाल जो ज्यादातर अधिकतर मैं कहूं कि नॉर्थ बंगाल की जो सीटें थी वो बीजेपी के पास हुआ करती थी। उस समय भी वहां पर मजबूत करने की अगर जिम्मेदारी जाती थी तो वो सुनील बंसल के पास थी। लेकिन जब चुनावी परिणाम आए, 2026 का जो चुनाव के परिणाम आए, उसमें आपने देखा होगा कि ये बंगाल का मैप, नॉर्थ बंगाल में तो बीजेपी की सीटें थी, सेंट्रल बंगाल के साथ साथ अगर आप इस हिस्से में आए, पूरे साउथ बंगाल, मुर्शिदाबाद, मालदा और उससे नीचे होते हुए टुकड़ों में आप देखेंगे। आप जंगल महल की बात करो, जंगल महल की बात करिए, भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया। यानी कि ममता का गढ़, टीएमसी का गढ़ जो साउथ बंगाल जिसे कहा जाता था, वहां पर सुनील बंसल की ऐसी जो उन्होंने जिस तरह से प्लानिंग की वो वहां पर कारगर हुई और साउथ बंगाल में घुस करके, टीएमसी के गढ़ में घुस करके भारतीय जनता पार्टी की जो है जीत हुई। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ, हुमायूं कबीर जहां से जीते चुनाव, उसके अगल बगल सारी सीटें भाजपा के पास थी। बिल्कुल। अब वो इलाका समझिए आप कौन सा इलाका था जहां पर बाबरी मस्जिद तथाकथित बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही थी। वो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका था, पूरा मुस्लिम बहुल इलाका था। और ये पहले से भी हालांकि कहा जा रहा था कि जब हुमायूं कबीर जब इस मैदान में उतरे थे, वो पहले टीएमसी में हुआ करते थे, उन्हें जब पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिर वो चुनावी मैदान में उतर गए। और आपने बिल्कुल सही कहा जा, तथाकथित जो बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात उन्होंने की वहाँ पर, और उसके बाद वोट भी बटा। और हम पहले भी बात करते आ रहे थे कि जब वोट बटा तो वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा को भी बेनिफिट मिला, और सिर्फ भाजपा को बेनिफिट की वजह से ही टीएमसी नहीं हारी। वो वोट बैंक से भाजपा में ही नहीं तब्दील हुआ, वो कुछ वोट्स कांग्रेस की तरफ भी गए हैं, कुछ वोट सीपीआईएम की तरफ से गए हैं। अगर आप पूरे चार्ट देखें, अगर पूरा वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो जो मुस्लिम वोटर्स थे वो पूरी तरह से बिखरे हुए थे, पूरी तरह से बढ़ चुके थे। वो ऐसा नहीं है कि वो सारे वोट्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ आ गए थे, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ भी गए और सीपीआईएम की तरफ भी गए और कुछ वोट्स टीएमसी की तरफ भी गए, और उसके हार का बहुत बड़ा रीजन भी रहा है। देखिए, बीजेपी का इकोसिस्टम ना काम किस तरह से करता है। आपने असम का चुनाव भी देखा, असम के चुनाव में भी आप देखिए कि बीजेपी हमेशा दूसरे राज्य के विधायकों, मंत्रियों को और वहां के जो कार्यकर्ता है उनको लेकर के आती है। बिल्कुल। असम की बात करिए, असम में दिल्ली के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने डेरा डाला हुआ था। आप अगर जोरहाट की बात करेंगे या और सीटों की बात करेंगे तो दिल्ली का बड़े लीडर्स जी और जो छोटे लीडर्स हैं उनको वहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। किसी को लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई, किसी को विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई। तो ऐसे छोटे छोटे लेवल पे काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे कि सुनील बंसल ने कहां से, किन राज्यों से जो विधायकों को, मंत्रियों को, बीजेपी के जो पुराने लोग थे उन लोगों को बुला करके और लगभग 6-7 महीने से वहां पर लगाया। 6 महीने से जो उनकी टीम थी, देखिए वैसे तो पूरे देश से उनकी टीम उन्होंने बनाया था। अच्छा, भाजपा की मैं आपको एक बात खासियत बताता हूँ। भाजपा जब कोई भी प्लानिंग करती है या किसी भी अपने बड़े से बड़े लीडर को भी अगर जिम्मेदारी देती है तो उसमें फिर ये नहीं देखती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप चूंकि बड़े हैं तो आपके लिए बड़ा काम और छोटे छोटे काम। अगर बड़े लीडर्स को भी अगर वो कोई छोटी जिम्मेदारी देती है तो उसको भी उसी तल्लीनता के साथ करते हैं जो कि एक छोटे लीडर को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। तो मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, पूरी पार्टी में इस तरह से पूरे डिसिप्लिन का माहौल रहता है। इसीलिए आप देखो पश्चिम बंगाल में भी बड़े बड़े दिग्गज नेता जो भाजपा के थे, चाहे मैं सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करूँ, मैं वो भी वहाँ मौजूद थे। आप असम के सीएम की मैं बात करूँ, हिमंता की, वो भी पूरा वहाँ पर वो मौजूद थे। तो बड़े बड़े नेता वहाँ चल ही रहे थे। बट अब अगर मैं बात करूँ, जो आपने थोड़ी देर पहले टीम की बात की है, तो पूरे देश से उन्होंने अपनी टीम बनाई। मैं यहाँ पर आपको कुछ यूपी की उनकी उस टीम की बात करूँगा। क्यों मैं बात कर रहा हूँ यूपी की? इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगला जो सबसे बड़ा जो टारगेट है भाजपा का, वो 2027 में होने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। और इससे बड़ा कोई चुनाव फिलहाल अभी आने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी तैयारी, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल के बाद अगला मिशन जो भाजपा का है उत्तर प्रदेश है, और इसके लिए उन्हें सुनील बंसल को फिर से जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो उन्होंने अपनी टीम के लिए जो यूपी के कद्दावर, कुछ जो मंत्री और अपने कुछ कार्यकर्ताओं को जो अपनी टीम में शामिल किया था, उसमें बड़ा एक नाम लेना चाहूँगा आपको मैं, जेपीएस राठौर।
उत्तर प्रदेश में सहकारिता मंत्री हैं और इन्हें सुनील बंसल का बहुत करीबी माना जाता है। यानी वो आंख बंद करके जेपीएस राठौर पे भरोसा करते हैं। यानी उनकी पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का काम ये जेपीएस राठौर करते हैं। उनकी टीम में जो दूसरा एक नाम है वो सुरेश राणा है। सुरेश राणा भी काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, यूपी के जाने जाते हैं। उनका प्रभुत्व भी अच्छा खासा है और जो कि पिछले 6 महीने से वो पश्चिम बंगाल में ही टिके हुए हैं और उन्हें जो पूरी जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उत्तर 24 परगना की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। तो सुरेश राणा के पास जो पूरी जिम्मेदारी थी उत्तर 24 परगना का था। देखिए गन्ना मंत्री भी रह चुके हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा होल्ड है। अच्छा खासा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता है और बहुत अच्छी पकड़ जितने है। आप नाम बता रहे हैं वो सब नाम वो हैं कि जो जमीनी लेवल पे लोगों के साथ संपर्क करते हैं, 1 to 1 डोर टू डोर कंपैरिजन। इनकी यही ताकत ही है, वो बूथ मैनेजमेंट, जो माइक्रो बूथ मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ, ये मैं वो जो नाम बता रहा हूँ ये इनकी ताकत है और यही रीजन है कि जो भी वोटर्स हैं उनके सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं। मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूं, मैं भी और नाम बताऊंगा कि सुनील बंसल के नाम पे ही करीब 2 करोड़ कार्यकर्ताओं को भाजपा में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जोड़ने का एक रिकॉर्ड भी है उनके नाम है। तो वो इस लेवल के जमीनी नेता के तौर पे वो जाने जाते हैं। चलिए मैं टीम की ओर बात कर रहा हूँ तो मैं बात करूँ पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, अगर आपको याद होगा तो यही जो हैं जिन्होंने 2019 में के जो लोकसभा चुनाव में कन्नौज से डिम्पल यादव को हराया था। तो सोचिए कि इनका नाम कितना बड़ा इनका नाम था। तो ये भी इनकी इस टीम में शामिल थे। इसके अलावा उपेंद्र तिवारी जो थे यूपी सरकार में, वो पूर्व मंत्री थे, इन्हें पूरे हावड़ा की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। स्वाति सिंह भी पूर्व मंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। उनके पास जो कोलकाता की जो भी विधानसभा जो सीट्स थी उनकी जिम्मेदारी उनके पास थी। वैसे ही संजय गंगवार और दिनेश खटिक भी इनकी टीम में शामिल थे और ये सब तो ये देखिए आप, इन्होंने यहाँ पर भी एक फैक्टर आपको मैं बताऊं कि तिवारी की जो आपने बात की, उनका अच्छा खासा होल्ड माना जाता है पूर्वांचल में। बिल्कुल। और उनको जिम्मेदारी कहाँ की दी गई? हावड़ा में कम से कम नहीं तो 20 से 30% जो आबादी है, मैं वोटर्स की बात नहीं कर रहा, आबादी जो है वो पूर्वांचलियों की है। बिल्कुल। तो ये समीकरण बैठाना और मैथमेटिक्स पूरा लगाना, ये सुनील बंसल का दिमाग, पूरा इनका दिमाग है। ये पूरे उसी रणनीति पे काम करते हैं कि किसी क्षेत्र में कहाँ के लोग हैं और वोटर्स जो सबसे अधिक जो हैं, किनको हम प्रभावित कर सकते हैं, कौन हमारी बात को समझ सकता है, ये पूरा उनका काम है। अगर कोई बहुत विरोधी भी है तो उनको कैसे सच्ची तस्वीर दिखानी है, इन सबके खिलाड़ी हैं और माहिर है सुनील बंसल। देखिए गंगवार की आपने बात की और खटिक की आपने बात की, तो यहाँ पर आपको ओबीसी और एससी कॉम्बिनेशन भी देखना होगा कि किस हिसाब से उनको भी जोड़कर रखा। बिल्कुल। यानी कि इसे कहते हैं ना कि एक पूरी तरीके से एक मैनेजमेंट, जैसे एक कॉर्पोरेट में जैसे काम होता है, बीजेपी में भी सेम उसी तरह से काम होता है। बस फर्क इतना है कि उसकी ट्रेनिंग जो होकर के आती है वो एबीवीपी आरएसएस से होते हुए यहाँ पर आती है। बिल्कुल।